हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग संविधान को पढ़ेंगे। इससे इस वीडियो से मान के चलिएगा कि 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। दोस्तों, आप जब भी वीडियो को देखिएगा तो आपके पास पेन कॉपी जरूर होना चाहिए। जो भी फैक्ट बताएंगे एक्स्ट्रा उसको आपको नोट करना है। देखिए, इसमें है कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। देखिए, इसमें 2 प्रकार से क्वेश्चन बनता है। एक तो अपनाया गया था और एक संविधान को कब लागू किया गया था। 2 चीज आता है। तो देखिए, जब अपनाया गया पूछे यानी एडॉप्ट पूछे तो होगा 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अपनाया गया था। अब पूछे कब लागू किया गया था तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसमें से 2 क्वेश्चन बनेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी। देखिए, इसमें भी 2-3 क्वेश्चन बनेगा कि पहली बार संविधान सभा की बैठक कब की गई थी। तो पहली बार संविधान सभा की बैठक की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक की गई थी। इसमें अस्थायी रूप से, ध्यान दीजिएगा, अस्थायी रूप से जो अध्यक्ष चुने गए थे वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद 2 दिन के बाद यानी 11 दिसंबर को, कब? 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है जिसके अस्थायी, देखिए इसमें अस्थायी थे, यहाँ पर अस्थायी बना दिए जाते हैं। और कौन अध्यक्ष बनाए जाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए। उसमें से महिलाएं शामिल थी। तो देखिए, यहां से भी अब 2 क्वेश्चन बन जाएगा कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्य थे? तो 284 सदस्य थे, जिसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी। अब ये भी पूछता है संविधान सभा की अंतिम बैठक, ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। जैसे आपने पढ़ा है कि पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसी प्रकार 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, जिसमें 284 सदस्य थे, जिसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का मूल रूप संविधान द्वारा हाथ से लिखा गया था। देखिए, यही क्वेश्चन अभी यूपी पेड 2023 वाला जो एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया था, तो लोग बहुत परेशान हो गए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए पूछा जाएगा। और ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में, यूपीएसआई में 2 बार पूछा है। तो भारत का मूल रूप से संविधान हाथ से लिखा गया था। इनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इनका क्या नाम था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा था। इन्होंने मूल संविधान को हाथ से लिखा था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था। अभी बताए हैं संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को किया गया था। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियां हैं। तो इस समय कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। जब हमारा संविधान बना था तो उसमें मात्र 8 अनुसूची थी। कितनी अनुसूची थी? मात्र 8 अनुसूची थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में कितना है? 12 अनुसूची हो गई है। दोस्तों, देखिए, हम इसके पहले संविधान संशोधन का एक वीडियो बनाए हैं। यदि वो आप वीडियो नहीं देखे तो उसको जरूर देख लीजिए, उससे आपके बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लिखित थी। अब देखिए, हमारा जो भाषा है ये 22 भाग में रखा गया है। ठीक है, किस में रखा गया है? 22वें भाग में रखा गया है। तो इसमें कौन सी भाषा को रखा गया था? कश्मीरी को रखा गया था। कौन से रखा गया था? कश्मीरी को। बोडो हो गया, सिंधी हो गया, कोंकणी, इसको बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, अब हमारा संविधान संशोधन वाला वीडियो देख लेंगे तो किस संविधान संशोधन द्वारा किस सन में जोड़ा गया था, वहां से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे। ध्यान दीजिएगा, जब हमारे संविधान को अपनाया गया था तब इसमें 395 अनुच्छेद थे। अभी भी कितने अनुच्छेद है? 395 ही है। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेदों की संख्या बढ़ी नहीं। जैसे संशोधन हुआ तो जैसे मान लीजिए कोई जुड़ा, जैसे मान लीजिए 32 जुड़ा, ठीक है, तो उसमें 32 क आ गया, 21 क आ गया, 21 ख आ गया। इस प्रकार अनुच्छेद जुड़े। अनुच्छेदों की संख्या 395 पहले थी और अब भी है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। किससे संबंधित है? उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। तो दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि अनुच्छेद 55 जो है एक किससे संबंधित है। अनुच्छेद 55 किससे संबंधित है, आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान की गई तो किस सूची में दी गई थी? ये 8वीं अनुसूची में दी गई थी। जो हमारा भाषा था ये किस में दी गई थी? 8वीं अनुसूची में दी गई थी। अब भाग पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 22वें भाग में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बहुत सी समितियां बनी थी, उसमें से जरूर पूछा जाता। तो संघ समिति पूछेगा तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यहाँ से देखिए जो क्वेश्चन बनता है, यहाँ से हम आपको यहाँ से दे रहे हैं क्वेश्चन, यहाँ से जरूर नोट कर लीजिएगा। देखिए एक तो आपको पूछेगा प्रारूपी समिति, ठीक है, प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, इसके कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। इसी तरह आपको ध्यान रखना संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो क्वेश्चन पूछा है तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसी तरह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वार्ता समिति के अध्यक्ष थे और सरदार पटेल प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे और जेबी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ये वाला जरूर ध्यान रखिएगा, जेबी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे और प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे। और प्रारूपी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। उसके बाद संघ शक्ति के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को द्वारा हाथ से लिखा गया था। देखिए यही क्वेश्चन भी बताए हैं। एक कौन किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इनका क्या नाम था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा था। देखिए यहाँ भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है कि भारत के संविधान में कुल कितने भाग है? तो कुल कितने भाग है? 22 भाग है। कितने भाग है? कुल 22 भाग है। संविधान जब बना था तब भी 22 भाग थे, अब भी 22 भाग हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत एक है तो भारत एक है क्या है? ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। कैसा है? धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष राज्य ऐसा है जो किस भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष, यानी सभी धर्मों का समान होता है। सभी धर्मों का ये समान होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। तो धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? ये राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना ही क्या है? धर्मनिरपेक्षता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत एक गणतंत्र है। भारत एक गणतंत्र, इसका अर्थ है तो गणतंत्र मतलब क्या होता है? देखिए गणतंत्र कब बना था? जब हमारा संविधान 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था तो भारत क्या बना था? एक गणतंत्र देश बना था। क्या बना था? गणतंत्र देश बना था। और जिसका मतलब भारत में वंशानुगत शासन नहीं रहेगा, यानी राजा का बेटा ही राजा नहीं होगा, ठीक है। पहले क्या था? राजा का बेटा ही क्या होता था? राजा होता, वही शासन करता था। तो इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया। अब चुनाव होगा, चुनाव में जो जीतेगा वही क्या बनेगा? प्रधानमंत्री बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा। तो यानी गणतंत्र मतलब क्या होगा? जो वंशानुगत था वो चीजें क्या कर दिया गया? इसमें समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रगान जनगण मन की रचना किसने की थी? तो ध्यान दीजिए, इससे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। जनगणना जो हमारा राष्ट्रगान है, इसकी रचना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। इसे देखिए कौन कौन क्वेश्चन बनते हैं, आपको यहाँ पर हम समझा दे रहे हैं। एक, भारत के राष्ट्रगान जनगण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। इसको सबसे पहले पूछता है कब गाया गया था? ध्यान रखिएगा, इस गीत को सर्वप्रथम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हमारे राष्ट्रगान को सबसे पहले कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था। कहाँ पे? कलकत्ता में। कहाँ पे? कलकत्ता में। ये कांग्रेस का अधिवेशन था। इसी तरह आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसको अपनाया कब गया था? तो राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को, जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, तब इसको राष्ट्रगान को अपनाया गया था।
ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए इसका प्रकाशन पूछ ले, इसका प्रकाशन 1912 में सर्वप्रथम तत्वबोधिनी पत्रिका में हुआ था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा का स्रोत है। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर पूछता है कि मौलिक अधिकार, तो आप कैसे ध्यान रखेंगे मौलिक अधिकार। तो इस समय सबसे ज्यादा अधिकार कौन सा देश जनाता? अमेरिका। ये क्या करता है? सभी देशों पे अपना अधिकार जमाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा? यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। लेकिन यही मौलिक अधिकार न कह के मौलिक कर्तव्य पूछ ले। क्या पूछ ले? मौलिक कर्तव्य। तो क्या हो जाएगा? ये तत्कालीन यूएसएआर हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा? रसिया हो जाएगा, यानी रूस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार पूछेगा तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, और हमारा अगर मूल कर्तव्य पूछेगा तो क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। चलिए देखते हैं इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन जो पूछा जाता है। आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, निर्वाचित राष्ट्रपति महाभियोग का प्रावधान लिया गया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, मौलिक अधिकार के साथ साथ राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने का प्रावधान लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन व्यवस्था लिया गया है। एकल नागरिकता लिया गया, ये भी क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद कनाडा से संगठनात्मक व्यवस्था एवं अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक पूछता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। आयरलैंड से क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। इसी तरह दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है, और ये फ्रांस से समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुता का प्रावधान ग्रहण किया गया। तो इतने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए, इसमें से जरूर क्वेश्चन मिलेगा आपको। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श कहाँ से लिया गया? अभी पढ़े हैं, कहाँ से लिया गया है? ये फ्रांसीसी संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? फ्रांसीसी संविधान से लिया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? देखिए, तो सबसे छोटा लिखित संविधान ये इसकी विशेषता नहीं है। तो जो भारत का संविधान है सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे छोटा नहीं, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारा जो संविधान है ये सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो इसको बताएं, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इसके 2 दिन के बाद यानी 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई थी। ध्यान रखना है, 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई थी इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, इनका क्या नाम था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा था। 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, जिसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष। तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, देखिए इसमें कह दिया कि पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और दूसरे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो पहला क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसमें गलत दिया है कि अस्थायी कहना चाहिए इसको। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य सुरक्षित करना है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है इसका मूल उद्देश्य क्या है? ये व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना या सुरक्षित करना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने संविधान में सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? देखिए क्वेश्चन जरूर पूछता है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को किसने रखा था? ये भीमराव अम्बेडकर जी ने रखा, भीमराव अम्बेडकर जी नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। उद्देश्य प्रस्ताव को किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। एक कब रखा था इसको भी ध्यान रखिएगा, जब संविधान सभा की बैठक हो रही थी उसी में आता है 13 दिसंबर। कब आता है ये? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था। अगला क्वेश्चन है कि अवशिष्ट शक्तियों के विचार के लिए भारतीय संविधान ने किस देश में संदर्भ लिया था? तभी इसको पढ़ेंगे, कहाँ से लिया था? ये कनाडा से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? कनाडा से लिया गया था। अगला है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना जाता है? तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने रखा था?
उद्देश्य प्रस्ताव, इसको क्या बोलते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव बोलते हैं। इसको किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसका डेट भी ध्यान रखना है कि 13 दिसंबर 1946 को। कब रखा था? 13 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन है, हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों को कहाँ से लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया है? ये फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? उद्देशिका मतलब वही प्रस्तावना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रस्तावना, इसी को क्या बोलते हैं? प्रस्तावना, ठीक है, या प्रेमेबल बोलते हैं इंग्लिश में। तो देखिए इसमें अभी तक एक बार ही संशोधन किया गया है। कितनी बार किया गया है? अभी तक एक ही बार संशोधन किया गया है, इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। देखिए भारतीय संविधान की उद्देशिका में केवल एक बार संशोधन किया गया है। उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन 1976 में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया है। तो देखिए उद्देश्य, ये भी क्वेश्चन पूछता है किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 21 सन में 1976 में किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए किस वर्ष में शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए थे? देखिए इसमें सन पूछ लिया, तब कब किया गया था? 1976 में। कब किया गया था? 1976 में। और केवल संविधान संशोधन था? ये 42वां संविधान संशोधन था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है? किसको दी गई है? उद्देशिका को। किसको दी गई है? उद्देशिका को संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? तो अभी आपने पढ़ा है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद शब्द को जोड़ा गया है। अब 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। ध्यान रखिएगा 44वां संविधान संशोधन भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बताया गया है? संपत्ति के अधिकार को, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को खत्म करके इसको कानूनी अधिकार के रूप में बनाया गया है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। दोस्तों हमने इस संविधान संशोधन का एक वीडियो बनाया है जिसमें जितने भी संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट हुए हैं उसको वीडियो एक ही वीडियो में कवर कर दिया। यदि वो वीडियो आप नहीं देखें तो नीचे लिंक दिया गया, वहां से जरूर देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? देखिए कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांसीसी संविधान से। कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांसीसी संविधान लिए गए हैं। देखिए कभी कभी अगर भूल जाए कि कैसे याद करना है, मैं आपको उसको ट्रिक बता देता हूँ, आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए समानता में क्या आ रहा है? समान आ रहा है। देखिए अब इसको इतना तो याद करना पड़ेगा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जोड़े गए थे, तो समानता में क्या आ रहा है? समान आ रहा है। क्या आ रहा है? समान। तो जिसमें 2 शब्द समान होंगे वही हो जाएगा। देखिए फ्रांसीसी में 2 शब्द से जो है 2 वर्ड, अक्षर कर सकते हैं या वर्ड कर सकते हैं। जो से है देखिए फ्रांसीसी, सी क्या है? समान है। तो समानता किस में हो जाएगा? फ्रांसीसी संविधान संशोधन से हो जाएगा, ठीक है। तो अगर पूछेगा अब कि भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए थे, तो कहाँ से लिए गए थे? फ्रांसीसी संविधान से लिए गए थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है, देखिए वही प्रस्तावना को, प्रेमेबल को क्या कहा जाता है? आमुख भी कहा जाता है। इसको ध्यान रखिए, क्या कहा जाता है? आमुख भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के अधीन है। अब देखिए इसको कैसे आपको क्वेश्चन करना है। देखिए जो हमारा भाग 2 है ये हमारी नागरिकता से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। और देखिए ये जो है 5 से 11 अनुच्छेद है।
अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 5 से 11। ये भी ध्यान रखना है। आपको कभी कभी पूछता है कि जो हमारा नागरिकता है किस भाग में है, तो भाग नंबर 2 में है। किस में है? भाग नंबर 2 है। और अनुच्छेद कहाँ से है? 5 से लेके 11 तक। अब देखिए यहाँ नागरिकता की बात कर रहा है, यानी अनुच्छेद 5 और 11 आएगा। देखिए 2 से 4, तो 2 से 4 5 से कम हो गए, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। और 11 से अधिक, 12 से 14 क्या हो गया? 11 से अधिक हो गया, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अनुच्छेद 1 5 से कम हो गए, ये भी नहीं होगा। ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अनुच्छेद 5 से 7 हो जाएगा। तो अगर आपको पूरा डिटेल पता रहेगा तो एग्जाम में गलत करने के कम चांस रहेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? ठीक है, नागरिकता से कौन सा संबंधित है? भाग 2। ध्यान दीजिएगा, नागरिकता से कौन सा भाग संबंधित है? भाग 2। और अनुच्छेद पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 5 से लेके 11 तक। 5 से लेके 11 तक क्या हो जाएगा? हमारा नागरिकता हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? किसको कहा जाता है? भाग 3 को। ध्यान रखिएगा, भाग 3 को क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। ठीक है, एक क्या है? मौलिक अधिकार है। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। और ये कहाँ से कहाँ तक है? ये भी ध्यान रखिएगा, ये 12 से लेके 35 तक। अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक हमारा क्या है? मौलिक अधिकार है। और किस भाग में है? 3 में है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार कारखाने में रोजगार के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 14 वर्ष। कितना होना चाहिए? न्यूनतम 14 वर्ष। 14 वर्ष से कम, ध्यान दीजिएगा, 14 वर्ष से कम बच्चे को कारखाने में काम नहीं करा सकते हैं। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 24 में कहा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किस में है? अनुच्छेद 24 में है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालक को काम नहीं करा सकते हैं। और ध्यान ये भी रखना है, अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है? इसको कमेंट करके आपको बताना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है? तो अभी आपको पता है, जो पूछे हैं क्वेश्चन अनुच्छेद 23 में। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 23 में ही बंधुआ मजदूरी से संबंधित है। किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 23 में। यानी किसी भी व्यक्ति को आप जबरन काम नहीं करा सकते हैं। ठीक है, जबरन या जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं। ये किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 23 में कहा गया है। देखिए इसी तरह इस 14 से 18 तक जरूर याद कर लीजिएगा। ये समानता का होता है, समानता का अधिकार है 14 से लेके 18 तक। अभी इसी वीडियो में आ गया है क्योंकि यहाँ से जरूर पूछा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 से संबंधित है। तो अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? तो देखिए इसमें हो जाएगा दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। अब देखिए जैसे सी वाला ऑप्शन है नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, तो नागरिकता की बात कहाँ से की गई है? अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक, इसमें 20 कहा, यानी ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद देखिए पदावियों का उन्मूलन, ठीक है, यानी उपाधियों का अंत। ठीक है, ये किसमें कहा गया है? 18 अनुच्छेद 18 में कहा गया है। और 17 में क्या कहा गया? छुआछूत यानी अपस्थिरता का अंत। ठीक है, ये सब अभी आगे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? तो जो अनुच्छेद 22 है किससे संबंधित है? ये आपका सी हो जाएगा। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण से संबंधित है। जो देखिए संपत्ति का अधिकार, ये 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था, ध्यान दीजिएगा 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत इसको मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया था। इसके बाद देखिए धर्म, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव, ये किसमें है? अनुच्छेद 15 में है। किसमें है? अनुच्छेद 15 में है। और 14 में क्या है? ये विधि के समक्ष समानता, यानी सभी के लिए समान कानून होगा। 14 हो गया, 15 हो गया। 16 में समान अवसर की बात किया गया है। 16 में क्या कहा गया है? समान अवसर की बात किया गया है। और 17 में अपस्थिरता यानी छुआछूत का अंत है।
18 में उपाधियों का अंत है। तो 14 से 18 जरूर देख लीजिएगा, काफी बार पूछा गया है। अगला है भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। तो किस वर्ष तक? 14 वर्ष तक। किस वर्ष तक? 14 वर्ष तक। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। यदि आप पहला वीडियो नहीं देखें तो उसको जरूर देख लीजिएगा कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? तो कौन सा है? अनुच्छेद 55। कौन सा है? अनुच्छेद 55। इसके पहले वाली वीडियो में वहां पूछा था 66। ध्यान दीजिए, वहां पूछा था कि अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो ये उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। ठीक है, जो 66 है क्या है? उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, और जो 55 है ये राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए राष्ट्रपति में 55 आते हैं, डबल 5 आता है, और उपराष्ट्रपति में डबल 6 आता है। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। राष्ट्रपति में डबल 5 आएगा, उपराष्ट्रपति में डबल 6 आएगा। यहाँ से और भी अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, जैसे अनुच्छेद 51 देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ से देखिए कुछ अनुच्छेद दिया है इंपॉर्टेंट, जैसे भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद एवं उनसे संबंधित नियम, जैसे विधि के समक्ष समानता। अभी आपको बताए हैं कि 14 में क्या होता है? विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के सामने सब क्या होते हैं? समान होते हैं। 15 अनुच्छेद है धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। उसके बाद 16 में बताए हैं कि समान अवसर। 16 में क्या है? सबको समान अवसर दिया जाएगा। 17 में छुआछूत है। 18 में उपाधियों का अंत है। इसी तरह देखिए 55 में क्या है? भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है। इसी के साथ 66 भी ध्यान रखिएगा, इसमें उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रक्रिया है। अनुच्छेद 61 काफी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस पे है? 61 में है। 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि, और 51 के में मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य इसी वीडियो में भी आप इसके बारे में डिटेल देखेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक किसी अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है? तो इसका है संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार की सहायता से वो अदालत में जा सकता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए इसके बारे में यहाँ डिटेल लगाए थे, लग रहा है हट गया है, आपको हम समझा दे रहे हैं। ये अनुच्छेद 32 में है। किस में है? 32 में है। ये 32 अनुच्छेद 32 के तहत कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अधिनियम में है? तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अधिनियम में है? अब देखिए अगर आपको नहीं आ रहा है, देखिए अभी बताएं 1418 है। जैसे आपको नहीं पता किस अनुच्छेद में है, तो देखिए 1418 ये क्या है? समानता का अधिकार है। क्या है? ये समानता का अधिकार है, तो ये होगा नहीं। अभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा है, तो ये किस में? धर्म की स्वतंत्रता किस में है? हो जाएगा 25 से लेके 28 तक हो जाएगा। किस कहाँ से हो जाएगा? 25 से लेके 28 हो जाएगा। इसके बारे में भी अभी आएगा, एक क्वेश्चन है वहां पर इसके बारे में डिटेल हो जाएगा। भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है। अभी बताए थे भारत में संपत्ति का अधिकार क्या रह गया? सिर्फ कानूनी अधिकार रह गया है। ये कब किया गया है? 44वां संविधान संशोधन। ध्यान दीजिएगा 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें संपत्ति को अधिकार को हटा के इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था। दोस्तों यदि आप संविधान संशोधन वाला वीडियो नहीं देखे तो उसको जरूर देख लीजिएगा, इसी वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अफस्पृश्यता के अंत व उसमें उपजी किसी नियोक्ता को लागू करने का दंडनीय अपराध है? तो अफस्पृश्यता का अंत किस में है दोस्तों? अनुच्छेद 17 में है। किस में है? 17 में है। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अधिकार डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा गया है? तो संवैधानिक उपचारों के सिद्धांत को
डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा गया है? संवैधानिक उपचारों के सिद्धांत और किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32 में है। किस में है? अनुच्छेद 32 में है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षा को 6 वर्ष की आयु के बीच हर बच्चे को मौलिक अधिकार बनाता है। तो किस वर्ष से? 6 वर्ष से 14 वर्ष। तो कहाँ क्या हो जाएगा? 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार बनाता है। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, क्वेश्चन पूछता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो आया था किस वर्ष आया था? 2009 में। देखिए जैसे एक होता है आरटीआई होता है, ठीक है, आरटीआई यानी ये क्या होता है? सूचना का अधिकार, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार कब आया था? 2005 में आया था। कब आया था? 2005 में। इसी तरह जैसे सूचना का अधिकार 2005 में आया था, उसी तरह शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया था। ये भी क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है। और ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। वाक मतलब क्या होता है? बोलने की और उसको प्रदर्शित करने की स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? 19 क में है। किसमें है? ये 19 क में है। अब देखिए जैसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसको बताए हैं किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 32 में है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन से पहले इसके बारे में कुछ देख लीजिए। जैसे अनुच्छेद 19 में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संबंधित है। अब देखिए इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ये अनुच्छेद 14 से 18 में समानता की बात की गई है, यानी समानता का अधिकार है। और 19 से 22 तक ये स्वतंत्रता का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किसमें है? 23 और 24 है। अनुच्छेद 23 में बताए हैं जबरन मजदूरी या बंधुआ मजदूरी से संबंधित है, यानी किसी से अब जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। और अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि कारखानों में बालक के काम करने की उम्र 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उसी तरह धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी जो अधिकार है किसमें है? 29 और 30 में है। ध्यान दीजिएगा जो अनुच्छेद 29 है अल्पसंख्यकों से संबंधित है। कैसे है? अल्पसंख्यकों से संबंधित है अनुच्छेद 29। और अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक हैं ये अपना विद्यालय खोल सकते हैं। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार में है, ये किस अनुच्छेद में? 32 में है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? तो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अभी बताएं 29 में है। किस में है? 29 में है। और 30 भी इन्हीं से संबंधित है। इसमें कहा गया है इस शैक्षिक संस्थान को खोल सकते हैं, यानी विद्यालय या पाठशाला को खोल सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। तो मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसके पास होता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। किसके पास होता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास होता है। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति होती है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति प्राप्त है। तो इन दोनों लाइन को जरूर ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण देखिए ये है अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 32 और 226 के तहत, ठीक है। सर्वोच्च देखिए ये क्या है? सर्वोच्च न्यायालय और क्या है? ये न्यायालय है, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं? 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 32 किस में आता है? ये मौलिक कर्तव्य में आता है। किस में? सॉरी, मौलिक अधिकार में आता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किस में हो जाएगा? मौलिक अधिकार से संबंधित होता है। इसके बारे में देख लीजिएगा। देखिए कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का प्रावधान भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार
अनुच्छेद 12 से 35 वाले भाग में वर्णित है। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को मूल अधिकार की उल्लंघन पर रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। ये रिट 5 प्रकार की होती है। कौन कौन? एक बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, एक परमादेश होता है, एक प्रतिषेध होता है, उत्प्रेषण होता है एवं अधिकार पेक्षा होता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि कितने रिट जारी कर सकते हैं। ये 5 प्रकार के रिट को जारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी देख लीजिएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है शरीर को प्रस्तुत करना। ठीक है, यानी शरीर किसी को कोर्ट में प्रस्तुत करना क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। तो जो शिक्षा का अधिकार है ये किस अनुच्छेद में है? वो 21 ए में है। किस में है? 21 ए में है। देखिए जो 6वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, ये किससे संबंधित है? ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। यहाँ से इसको क्या बना दिया गया था? एक मौलिक कर्तव्य बना दिया गया था। और कहाँ पे रखा गया है? अनुच्छेद 21 ए में रखा गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसलिए दोस्तों संविधान संशोधन को जरूर देख लीजिएगा। संविधान संशोधन वाला जो वीडियो है नीचे लिंक दे दिए हैं, वहां से जरूर देख लीजिएगा। वहां से आपके बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? तो मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए भी बताए हैं किसको उत्तरदायित्व बनाया गया है? उच्चतम न्यायालय को। किसको बनाया गया है? उच्चतम न्यायालय को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के अध्याय 4 में निहित है। तो कहाँ से कहाँ तक? 36 से 51, जो हमारा अनुच्छेद 36 से 51 है। और भाग 4 ध्यान दीजिएगा, ये आपका है भाग 4। ठीक है, देखिए रोमन में 4 लिखा है। तो जो भाग 4 है अनुच्छेद 36 से 51 किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। इसके बाद देखिए यहीं पर आएगा आपका मूल कर्तव्य आएगा। ठीक है, मूल कर्तव्य आएगा। ये भाग 4 क में है। एक इसमें है भाग 4 क में है। और अगर पूछेगा किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य है तो ये 51 क में है। ठीक है, कहाँ किस में है? 51 क में है और भाग 4 क में। ये हमारा क्या है? मूल कर्तव्य। और देखिए नीति निर्देशक किस में हो जाएंगे? भाग 4 में हो जाएंगे और 36 से लेके 51 तक हो जाएंगे। नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? ये आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए। यही सब क्वेश्चन अभी आगे आपको मिलेगा। जितना बता रहे हैं दोस्तों उतना नोट कर लीजिए, एग्जाम में बहुत बेनिफिट करेगा। आपसे रिक्वेस्ट है यदि चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आप पहला वीडियो नहीं देखे तो उसको जरूर देख लीजिएगा। भारतीय संविधान के भाग 4 में का विवरण प्रस्तुत है। तो भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। ये कहाँ से किस अनुच्छेद तक है? 36 से लेकर 51 तक। अनुच्छेद जो हमारे आर्टिकल हैं वो 36 से 51 तक हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपीसी को राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को शॉर्टकट में डीपीएसपी बोला जाता है। निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे? तो अभी बताएं किससे प्रेरित हैं? आयरलैंड से। किससे प्रेरित हैं? आयरलैंड से प्रेरित हैं। अगला क्वेश्चन है कि वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य की नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। देखिए राज्य की नीतियों, यही इसमें ही छुपा हुआ है आपका आंसर। राज्य की नीतियों तो क्या हो जाएगा? राजनीति के निर्देशक सिद्धांत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? राजनीति के निर्देशक सिद्धांत हो जाएंगे। अब इसको बार बार देखते रहिएगा। ये भाग किस में है? 4 में है। अनुच्छेद किससे है? 36 से लेके 51 में है। ठीक है, अनुच्छेद किस में? 36 से 51 में है। और राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? ये आयरलैंड से लिए गए। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। अगला है, देखिए कि 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा डीपीएसपी ये राजनीति के निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया है? तो इसमें जोड़ा गया था सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। और किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था? 39 क में जोड़ा गया था। किसमें जोड़ा गया था? 39 क में। देखिए एक बार अभी यूपीटीआरपीएससी द्वारा ही क्वेश्चन पूछा गया था कि सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता किस अनुच्छेद में है? तो 39 क में है। किस में है? 39 क में।
अब यहाँ पर देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए यहाँ पर दिया है कि देखिए राज्य की नीति निदेशक तत्वों का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत किया गया है। नीति निदेशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा नीति निदेशक तत्व जोड़े गए नए अनुच्छेद निम्नलिखित हैं। देखिए सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधि ये 39 क में जोड़ा गया है। ये काफी बार पूछा गया है। उसके बाद ये 48 क वाला ध्यान रखिएगा, ये कभी नहीं पूछा गया है। पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन एवं वन तथा वन जीवों की रक्षा किसमें है? 48 क में है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारत का एकमात्र राज्य जहां समान सिविल कोड का प्रावधान है। तो एक ऐसा मात्र राज्य है गोवा, ठीक है। कहाँ पे है? गोवा में, जहां पर समान सिविल कोड लागू है, ठीक है, जहां पर समान सिविल कोड लागू है। ये भी पूछता है कि समान सिविल कोड किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 44 में है। अब देखिए 4 समान नंबर है, तो ऐसे ध्यान रखना कि समान सिविल कोड किस अनुच्छेद में है? 44 में है। और किस राज्य में है? ये गोवा राज्य में है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा को लिया गया है। तो देखिए बताएं, राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, यानी आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ठीक है। कहाँ से लिया गया है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। देखिए अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? तो बताए हैं ये मौलिक अधिकार लिया गया। कहाँ क्या लिया गया? यहाँ से मौलिक अधिकार को लिया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं था? तो मूल सिद्धांत संविधान का हिस्सा नहीं था ये मौलिक कर्तव्य। ध्यान रखिए जो हमारा मौलिक कर्तव्य है ये संविधान में था ही नहीं। जब हमारा संविधान बना था तो वहां पर कोई मौलिक कर्तव्य था ही नहीं, ये भी ध्यान रखना। और ये अभी वर्तमान में पूछे कि कितना मौलिक कर्तव्य है, तो इनकी संख्या कितना है? 11 है। कितना है? 11 है। इसके बारे में भी अभी आगे देखेंगे। देखिए कि भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? अभी वर्तमान की बात कर रहा है तो कितने दिए गए हैं? 11 दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं? 11 दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर इसके बारे में डिटेल दिया गया है कि अच्छा एक क्वेश्चन पूछता है किसकी संस्तुति पर किया गया था, यानी देखिए स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया। ध्यान रखिएगा जितने फैक्ट हैं सब ध्यान रखना है कि रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं। कितने मूल कर्तव्य है? 11 हैं। किसकी सिफारिशों पर जोड़ा गया था? ये स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों पर जोड़ा गया था। क्यों संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन किस सन में? 1976 में। और जो हमारा मूल कर्तव्य है भाग 4 में है, 4 क में, ध्यान दीजिएगा 4 क में है। अनुच्छेद कहाँ पे? 51 क में, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मूल कर्तव्य किससे लिए गए हैं? रूस से। इसको क्या बोलते हैं? पूर्व सोवियत संघ। देखिए दो चीज आते हैं, एक मूल कर्तव्य, एक मूल अधिकार। तो जब अधिकार आएगा तो बताए हैं आपको, पहले वीडियो में देखे होंगे तो उसमें बताए हैं कि जो देखिए जो अमेरिका है क्या करता है? सभी देश पे अपना अधिकार जमाना चाहता है, ठीक है। तो जब अधिकार पूछेगा तो क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। और मूल कर्तव्य पूछेगा तो क्या हो जाएगा? पूर्व सोवियत संघ यानी रूस हो जाएगा। अब इसको कैसे याद करना है? देखिए सबसे ज्यादा भारत की सहायता कौन करता है? रूस करता है, ठीक है। तो ये रूस क्या कहता है कि भारत की सहायता करना हमारा क्या है? कर्तव्य है। क्या कहता है रूस? कि भारत की सहायता करना हमारा क्या है? कर्तव्य है। तो मूल कर्तव्य कहाँ से हो जाएंगे? रूस यानी पूर्व सोवियत संघ से हो जाएंगे। और जो हमारा मौलिक अधिकार है कहाँ से हो जाएगा? ये आपका अमेरिका से हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया था। हम पहली वीडियो हमने बताया था, ठीक है। पहली वीडियो में बताए थे ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, चीन से तो कुछ नहीं लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि
निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्य को उल्लेखित किया गया है? तो मौलिक कर्तव्य को भाग 4 क में ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर अनुसूची 4 क दे दिया है, गलत है। ठीक है, भाग 4 क में किया गया है। अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 51 क हो जाएगा। अनुच्छेद 51 क होगा और भाग 4 क होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? अब देखिए जब एक क्वेश्चन आएगा तो 90% लोग, ठीक है, 11 ही मारेंगे। आप भी आपके दिमाग में बताइए कितना आ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। यदि आपके भी दिमाग में 11 आ रहा है तो गलत होगा, क्योंकि देखिए इसमें पूछा है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किए गए थे? तो 10 ही किए गए थे। ध्यान दीजिएगा, 42वें संविधान संशोधन के तहत कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? 10 किए गए थे। बाद में एक और जोड़ा गया था 6वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को, ठीक है, 6वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 क में जोड़ा गया था। ये हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य बना था। तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा मात्र 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं। देखिए इसके बारे में फिर आ गया है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, तो क्वेश्चन पूछेगा किसकी अनुशंसा पर हमारे मूल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो क्या हो जाएगा इसका? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब किस संविधान संशोधन द्वारा? 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। अब देखिए 2002 में 6वें संविधान संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया था, जिसमें प्रत्येक माता पिता या अभिभावक को यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य सौंपा गया कि उनके 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध हो गया है। मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? तो मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव किसने दिया था? स्वर्ण सिंह समिति। क्या हो जाएगा? स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? तो कौन सा हो जाएगा? स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में किसके द्वारा शामिल किया गया? तो किसके द्वारा शामिल किया था? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। इसमें क्या कहा गया है? 51 क में मूल कर्तव्य। इसमें हमारे 51 क में क्या है? मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। 44वां संविधान संशोधन आपको कई बार बता दिए हैं, संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कि निम्न में से कौन सा गलत है? आपको बताना इसमें से कौन सा गलत है। देखिए राजपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये बात सही है। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और अगला है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल होता है। वैसे राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते। प्रसाद पर्यंत मतलब अगर जब राष्ट्रपति चाहेगा तो राष्ट्रपति अगर चाह लेगा तो राज्यपाल को तुरंत हटा सकता है। अगला है राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपता है। ये भी सही है कि राज्यपाल जो अपना त्याग पत्र है किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। ये भी सही है। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। 30 वर्ष नहीं, यहाँ पर 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, यही वाला क्या है? गलत है। देखिए ये क्या हो जाएगा? 35 वर्ष की आयु व्यक्ति ही राज्यपाल बन सकता है। तो यहाँ से देखिए कुछ फैक्ट आपको पता चल गया। जैसे राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ये देखिए अब ये भी कहा गया है अनुच्छेद 153 में। क्या कहा गया है? 153 में कि प्रत्येक राज्य के लिए एक क्या होगा? राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक क्या होगा? राज्यपाल होगा। एक इसमें कहा गया अनुच्छेद 153 में कहा गया है। लेकिन देखिए जब 7वां संशोधन हुआ था
1956 में। कब हुआ था? 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। तो उसमें ये भी कहा गया है कि जो राज्यपाल हों, एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं। ठीक है, पहले था कि एक ही राज्य के राज्यपाल होंगे, तो ऐसे कई राज्यपाल हैं जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं। इस 7वें संविधान संशोधन 1956 में कहा गया था। ठीक है, और देखिए ये भी ध्यान आपको रखना है कि हमारा जो 156 का है, अनुच्छेद जो 156 का है, इसमें कहा गया था कि जो राष्ट्रपति होंगे, ठीक है, राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत ही राज्यपाल का कार्यकाल होगा। 21 अनुच्छेद में कहा गया है, 156 में कहा गया है कि जो राज्यपाल हैं ये राष्ट्रपति के क्या होंगे? प्रसाद पर्यंत होंगे। ठीक है, फिर अगला ये भी ध्यान रखना है आपको कि इसमें देखिए 156 का हो गया, और त्याग पत्र किसको देता है? राज्यपाल त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। 156 ख में कहा गया, किस में कहा गया है? 156 ख में कहा गया। ये भी ध्यान रखना है। देखिए क्वेश्चन ये भी पूछता है, जैसे राष्ट्रपति के लिए क्षमादान की शक्ति प्रदान है। देखिए इसमें आपको समझा दे रहा है अलग से, जैसे राष्ट्रपति जो होता है, ठीक है, जो राष्ट्रपति होता है ये भी क्षमादान की शक्ति इसको राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो किस इसमें? अनुच्छेद में 72 में। उसी तरह राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, इसमें 161 में। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। बस ध्यान रखना है, राष्ट्रपति को मृत्युदंड को भी कम कर सकता है, यानी माफ कर सकता है या कम कर सकता है। मृत्युदंड को भी माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल है मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता है। बस ये क्या कर सकता है? किसी को 10 साल की सजा है, ठीक है, तो उस सजा को 5 साल कर सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं। बस इतनी शक्ति राज्यपाल के पास है। लेकिन मृत्युदंड की क्षमा सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। किसमें? अनुच्छेद 72 में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को किस सलाह पर नियुक्त किया जाता है? तो इनको प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सही है? तो जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ये बात बिल्कुल सही, यही वाला ऑप्शन क्या है? सही है कि पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन थे। कौन थे? जाकिर हुसैन थे। अब देखिए उसके बाद जितने भी ऑप्शन दिए गलत है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, जब पहले जाकिर हुसैन थे तो ये कैसे हो जाएंगे? ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। फखरुद्दीन अली, ये भी गलत हो जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका पहला वाला सही हो जाएगा। ये राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में होता है? 55। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है किसमें होता है? 55 में। और उपराष्ट्रपति का कितना होता है? 66 में। तो उसमें हमको बताए थे कि 5 राष्ट्रपति में आता है, 6 उपराष्ट्रपति में आता है। और देखिए चाहे राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो और चाहे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो, इन सब पे क्या लगता है? इनको हटाने की विधि है कि इन पे महाभियोग लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? महाभियोग लगा सकते हैं। तो पूछता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का जो प्रावधान है ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में है। ध्यान रखिएगा किसमें है? 61 पे है। तो इसके द्वारा हम राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? महाभियोग लगा सकते हैं। अभी ऊपर बताए हैं राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 में होता है कि ये क्या करते हैं? क्षमादान की शक्ति है। क्या है? क्षमादान की शक्ति किसमें है? 72 में। ये भी कई बार पूछता है। और ये भी आपको ध्यान रखना है, देखिए जैसे सभी को जो शपथ का ग्रहण कौन करवाते हैं? राष्ट्रपति करवाते हैं। जैसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो गए या प्रधानमंत्री हो गए, इन सब का जो शपथ ग्रहण कौन करवाता है? राष्ट्रपति करवाते। तो राष्ट्रपति जी का कौन करवाते? तो राष्ट्रपति जी का जो शपथ है इस सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करवाते हैं। क्या करवाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करवाते हैं इनके शपथ को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार देता है। तो जो भारत के महान्यायाधीश होते हैं, एक इनकी नियुक्ति का अधिकार कौन देता है? राष्ट्रपति जी देते हैं। कौन देते हैं? राष्ट्रपति जी देते हैं। देखिए जो महान्यायाधीश होता है ना, ये देश का सर्वोच्च विधिक अधिकारी या कानूनी अधिकारी होता है। ये पूछता है कि जो विधिक अधिकारी, प्रथम विधिक अधिकारी या कानून अधिकारी, विधिक अधिकारी कहे चाहे कानून अधिकारी कहे, ये कौन होता है? महान्यायाधीश होता है।
ठीक, कौन होता है महान्यायवादी। और महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अब महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है अगर पूछेगा तो कितना है, 76 में। कितने हैं, 76 में है। इसी देखिए महान्यायवादी को इसका शॉर्टकट में लिखा रहता है एजी, यानी अटॉर्नी जनरल इसको बोलते हैं। फुल फॉर्म इसका क्या होता है, अटॉर्नी जनरल। जो महान्यायवादी होते हैं ये भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। ठीक है, ये भी क्या होते हैं, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, यानी अगर राष्ट्रपति चाहे तो इनको हटा सकता है। ये भी ध्यान रखना है कि अभी प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में महान्यायवादी है कौन इस समय कौन है, के वेणुगोपाल। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में जो महान्यायवादी हैं कौन है, के वेणुगोपाल। ये भी ध्यान, ये जरूर पूछा जाता है महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है, तो इसको ध्यान रखिएगा 76 में है। किस में है, ये 76 में है। देश का सर्वोच्च कानून या विधिक अधिकारी यही होती है। जिस तरह देश के लिए होते हैं उसी तरह राज्य के लिए पूछता है। क्या पूछता है, राज्य के लिए पूछता है। तो राज्य के लिए क्या होते हैं, इसी प्रकार के महाधिवक्ता होते हैं। क्या होते हैं, महाधिवक्ता। क्या होते हैं, महाधिवक्ता। और इन किस अनुच्छेद में कहा गया है, ये अनुच्छेद 165 में कहा गया है। ठीक है, किस में कहा गया है, अनुच्छेद 165 में कहा गया है। अब महाधिवक्ता की जो नियुक्ति कौन करता है, ये राज्यपाल करते हैं। कौन करता है, यहाँ महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो इतने फैक्ट आपके क्लियर होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राज्यसभा के लिए चुने गए नामांकित सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। देखिए, राज्यसभा के लिए कितने साल के होते हैं, राज्यसभा के लिए 6 साल। ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा के लिए 6 साल। अगर लोकसभा के लिए पूछे तो कितना हो जाएगा, 5 साल। लोकसभा के लिए 5 साल होते हैं और राज्यसभा के लिए 6 साल होते हैं। राज्यसभा के जितने भी सदस्य होते हैं, ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 रिटायर होते हैं। कितने होते हैं, 1/3। प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 क्या होते हैं, सदस्य रिटायर होते हैं, यानी निकल जाते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। तो राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, 6 साल होता है। और लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल होता है। और देखिए, जो राज्यसभा लोकसभा किस अनुच्छेद में है, तो इसको याद करने का ट्रिक होता है। देखिए, सरल लिख लीजिए, सरल। स से क्या हो जाएगा, सांसद हो जाएगा। स से सांसद हो जाएगा। र से राज्यसभा हो जाएगा। ल से लोकसभा हो जाएगा। तो इसको ध्यान लें, 79, 80 और ये 81। ठीक है, तो किस अनुच्छेद में है, सांसद पूछेगा तो 79 में है। ठीक है, राज्यसभा पूछेगा तो 80 हो जाएगा, लोकसभा का कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब ये भी ध्यान रखना आपको कि जो राज्यसभा होता है, ठीक है, राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। राज्यसभा को क्या बोलते हैं, उच्च सदन बोलते हैं। और लोकसभा को क्या बोलते हैं, निम्न सदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निम्न सदन बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, देखिए पूछा है, अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो देखिए, अब पूछा है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति दोनों पूछता है। तो देखिए, अनुसूचित जनजाति मतलब क्या होता है, एसटी होता है। क्या होता है, एसटी होता है। तो देखिए, टीम में ऐसे लगा हुआ है ना, तो क्या होता है, इस 7 की तरह दिख रहा है, तो जिसके लास्ट में 7 आएगा। देखिए, तो 17 बहुत कम हो जा रहा है, इसको 47 को ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी आपको हम बता दे रहे हैं एसटी में कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। अगर एससी पूछ ले, क्या पूछ ले, एससी पूछ ले, तो देखिए एससी में कितने होते हैं, 84 होते हैं। कितने होते हैं, 84। इसको कैसे बनाएंगे, देखिए जैसे एससी लिख लीजिएगा तो एससी को ऐसे कर दीजिए, 8 हो जाएगा। ऐसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देखिए एससी के क्या बन गया, 84। क्या बन गया, 84 हो गया। तो पूछेगा अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो 84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। और अब इसी का जस्ट लगभग आधा, ठीक है, तो 84 का आधा कितना हो जाएगा, 84 का आधा कितना होगा, 42 होगा। 42 से थोड़ा ज्यादा लेना है, यानी 47। तो आपको ध्यान रखना कि जब एसटी पूछेगा, अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, नहीं पूछेगा, एसटी का पूछेगा तो एसटी का कितना होगा। देखिए एसटी ऐसे लिखेंगे तो देखिए 7 की तरह दिख रहा है। अभी बताएं एससी का कितना होता है, 84। 84 से लगभग आधा से ज्यादा, ठीक है, तो आधे से ज्यादा 84 का आधा कितना होगा, 42। 42 से ज्यादा कितना दिख रहा है, 47। तो ही हो जाएगा। तो इसी तरह आप ट्रिक बना के याद करेंगे तो ज्यादा देर तक याद रहेगा। लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जाति यानी एससी हो जाएगा। एससी में ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। और एसटी के लिए कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा।
एसटी के लिए कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। और दोनों मिला के कितने हो पूछा है, देखिए ऐसे पूछता है अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति के लिए कितना हो जाएगा, बस क्या करना है, देखिए 84 है, ठीक है, ऐसे में 47 जोड़ दीजिए, देखिए 7 4 11 हो रहा है, 8 4 12 1 13, दोनों के लिए मिक्स पूछेगा तो कितनी सीटें हो जाएंगे, 131 सीटें हो जाएंगी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है कि राज्यसभा की सदस्यावधि कितनी होती है, तो राज्यसभा की सदस्यावधि कितनी होती है, 6 वर्ष, और लोकसभा पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है, तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं, 12 किए जाते हैं। कितने किए जाते हैं, 12 किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश से सदस्यों को राज्यसभा के लिए चुना जाता है, तो राज्यसभा के लिए 31, कितने चुना जाता है, राज्यसभा के लिए 31 चुना जाता है। और लोकसभा पूछ ले, ठीक है, लोकसभा पूछ ले तो लोकसभा कितना हो जाएगा, 80। तो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में 31 सदस्य चुने जाते हैं और लोकसभा में कितने, 80 चुने जाते हैं। इसको जरूर ध्यान रखिए, क्वेश्चन कई बार पूछा है कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य, 31 हो जाएगा और लोकसभा के लिए 80 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य के राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते, तो पहले क्वेश्चन में समझाए थे, ये राष्ट्रपति के, भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें वही चीजें जो हम पहले समझाए हैं दिया है कि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, और किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 156(1) में, या तो कहीं हिंदी में क लिखा रहेगा, और 156(2) यानी ख में कहा गया है राज्यपाल अपनी जो त्याग पत्र है और राष्ट्रपति को संबोधित करते हस्ताक्षर लेकर के अपना पद त्याग करेंगे। और देखिए 153 में कहा गया है प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा, एक राज्यपाल होगा, कि तो 7वें संविधान संशोधन 1956 में ये परंतु जोड़ दिया गया है, जिसके तहत एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, और इनका उम्र कितना हो सकता है, 35। अगला है निम्नलिखित में से कौन से राज्य में द्विसदनी विधायिका है, द्विसदनी विधायिका मतलब विधान परिषद वाले राज्य, ठीक है। तो विधान परिषद देखिए यहाँ आपको समझा दे रहे हैं, द्विसदनी मतलब क्या होता है, विधान परिषद वाले राज्य, यानी विधान परिषद वाले राज्य, ठीक है। तो विधान परिषद वाले पहले 7 राज्य थे, अभी 6 हो गए, क्योंकि जम्मू कश्मीर था उसको हम केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, इसीलिए एक कम हो गया। अब कितने हो गए हैं, 6 हो गए हैं। कितने हो गए हैं, 6। तो इसमें पूछा विधायिका है, अब इसका ट्रिक याद कर लीजिएगा। देखिए हम आपको बता दे रहे हैं, तू भी मजा कर, तो देखिए तू भी मजा कर, तो देखिए टी से तेलंगाना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए, क्या हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा। और यू से यूपी हो जाएगा, ठीक है, यू से क्या हो जाएगा, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, यानी तेलंगाना उत्तर प्रदेश। भी से क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। एम से महाराष्ट्र हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। अब जैसे जम्मू कश्मीर था इसको हटा दिया गया है, तो इसको अब नहीं काउंट करना है, ठीक है। और उसके बाद के से क्या हो जाए, यहाँ पर देखिए जैसे जम्मू कश्मीर, ए से आंध्र प्रदेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। के से क्या हो जाएगा, के आर से कर्नाटक हो जाएगा। तो यही 8 राज्य कौन कौन, देखिए तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार 3, महाराष्ट्र 4, आंध्र प्रदेश 5 और ये कर्नाटक 6। यही 6 राज्य हैं जहां द्विसदनी विधायिका यानी विधान परिषद है। तो पूछता है विधान परिषद कितने राज्यों में, 6 राज्यों में कौन कौन है, आपको ठीक से बता दिए। तो देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें बिहार हो जाए, तू भी मजा कर, तो भी से क्या हो जाता है, बिहार हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों का योगदान कितना है, तो अभी बताएं लोकसभा में कितना है, 80 है, और राज्यसभा में कितना है, 31 है। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, तो किसकी नहीं की जाती है आपको बताना है। देखिए
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या महाधिवक्ता, राज्यपाल, महान्यायाधीश। तो महान्यायाधीश तो किया जाता है, राज्यपाल का भी किया जाता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का भी किया जाता है। तो अभी हम आपको जब महान्यायाधीश पढ़ाए थे तो वहाँ बताए थे कि अनुच्छेद 165 में कहा गया है कि राज्यों के लिए जो ये कानून बनाते हैं उसको महाधिवक्ता कहते हैं। इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, ना कि राष्ट्रपति करता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ दिया है, राज्य में जो स्थिति महाधिवक्ता की होती है वही स्थिति केंद्र में महान्यायाधीश यानी अटॉर्नी जनरल की होती है। संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत राज्य सरकार के विधिक सलाहकार महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अन्य सभी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किस अनुच्छेद में? 167 में है। और एक राज्यों के लिए क्या एक होंगे? महाधिवक्ता होंगे। किस अनुच्छेद में कहा गया है? 165 में कहा गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति होती है? तो लोकसभा सत्र को स्थगित करने की जो शक्ति होती है वो लोकसभा अध्यक्ष की होती है। किसके पास होती है? लोकसभा अध्यक्ष के पास होती है। लोकसभा अध्यक्ष को ही स्पीकर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्पीकर भी बोला जाता है। ठीक है। अब देखिए पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे ये भी पूछता है। तो ये थे जेबी मावलकर। जेबी मावलकर इनका नाम था। तो इनका फुल फॉर्म देखिए, गणेश वासुदेव मावलकर। तो पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जेबी मावलकर यानी गणेश वासुदेव मावलकर। अब इस समय जो चल रहा है कौन सा लोकसभा चल रहा है? 17वीं लोकसभा चल रहा है। इसके अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 17वीं लोकसभा चल रहा है तो इसके अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य। तो संसद का कार्य क्या है? कानून बनाना। क्या कार्य है संसद का? कानून बनाना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो किसके पास है? सांसद। और सांसद पूछे तो किस अनुच्छेद में है? 79 में। अभी आपको हम सरल नाम की टिक से आपको समझा दिए हैं। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु है। तो लोकसभा में कितना है? लोकसभा में 25 वर्ष है। और राज्यसभा में पूछेगा तो कितना हो जाएगा? राज्यसभा में 30 वर्ष हो जाएगा। लोकसभा में 25 वर्ष और राज्यसभा में 30 वर्ष। और ये ग्राम पंचायतों में वोट डालने का अधिकार या चुनाव लड़ने का अधिकार कितना होता है? 21 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार के पहले विधिक अधिकारी या कानून अधिकारी, आपको हम पहले बताए हैं अटॉर्नी जनरल को बोलते हैं यानी भारत के महान्यायाधीश। और किस में है? 76 में है। अनुच्छेद 76 में इनकी बात की गई है। अगला क्वेश्चन है देखिए, अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु है। तो लोकसभा के लिए कितनी है? 25 साल हो जाएगा। ठीक है। और राज्यसभा पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 30 साल हो जाएगा। अब 35 साल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पद को शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति के पद को अभी बताए थे पहले ही क्वेश्चन में कि सभी को तो शपथ राष्ट्रपति जी दिलाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को पद का शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में के पास वोट डालने का अधिकार होता है। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है जिसको स्पीकर बोलते हैं, अगर टाई की स्थिति ऐसी कंडीशन हो जाएगी जैसे वोट दो लोग चुनाव में खड़े हैं तो दोनों के पास वोटों की संख्या बराबर हो जाए, इनके भी 50 हो जाए, इनके भी 50 हो जाए, तो किसी को एक को जितवाने के लिए वोट कौन डालता है? स्पीकर डालता है यानी लोकसभा अध्यक्ष डालता है। तो टाई की स्थिति में वोट डालने का अधिकार किसके पास होता है? स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष के पास। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को नियति सेवादार ट्रस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहाँ से दिए थे? तो ये सांसद से दिए थे यानी संविधान सभा से दिए थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। किसके पास होती है? भारत के राष्ट्रपति के पास होती है।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो कितना किया जाता है? 12 किया जाता है। देखिए वही क्वेश्चन है, आप पढ़ चुके हैं। तो एक ही टाइप के कई क्वेश्चन जब आएंगे तो आपके कॉन्सेप्ट कहीं क्लियर हो जाएंगे। मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे होता है? तो किसको होता है? राष्ट्रपति जी को होता है। अब किस अनुच्छेद में कहा गया है? 72 में कहा गया है। ठीक है, भारत के महान्यायाधीश होंगे, ये किस में कहा गया है? 76 में कहा गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को क्या कहा जाता है? ये क्षमादान कहा जाता है। चरित्र को बदले बिना मतलब अगर 10 साल का, ठीक है, 10 साल का कठोर सजा है तो उसको 8 साल का कर सकते, 5 साल का कर सकते, लेकिन वो कठोर सजा ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए पूछा है कि श्री रामनाथ कोविंद भारत के थे। अब देखिए जब 2018 में पूछा गया था तो अभी आपको प्रेजेंट टाइम में देने जा रहे हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जब रामनाथ कोविंद, इसके पहले जो राष्ट्रपति थे वो 14वें क्रम के थे, इस समय जो हैं 15वें हैं। ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट टाइम वाला जरूर ध्यान रखिएगा। 15वें क्रम के जो राष्ट्रपति हैं कौन है? ये द्रौपदी मुर्मू हैं। ठीक है, इनका क्या नाम है? द्रौपदी मुर्मू है। ये 15वें क्रम की है। अब पूछे कि अगर महिला के क्रम में देखा जाए तो दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, पहली कौन थी आपको कमेंट करके बताना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। कितने होता है? 5 वर्ष होता है। अगला है कि नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति थे। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि नीलम संजीव रेड्डी भारत के एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे, इसीलिए नीलम संजीव रेड्डी के बारे में जरूर पूछता है। तो देखिए, न से नीलम न से निर्विरोध, ऐसे ध्यान रखना है। नी से नीलम, नी से नीलम, नी से नीलम, नी से निर्विरोध। तो नीलम संजीव रेड्डी ये 6वें राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे, इसीलिए क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? तभी बताए हैं, नीलम संजीव रेड्डी जी हो जाएंगे। अगर पूछे कि पहले राष्ट्रपति कौन थे? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। ये पहले उपराष्ट्रपति थे और ये पहले राष्ट्रपति थे, और 6वें क्रम के थे जो निर्विरोध चुने गए थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया था भारत का? ठीक है, तो अभी इसके बारे में पढ़े हैं कि एन संजीव रेड्डी यही है। देखिए एन यानी नीलम संजीव रेड्डी, एन संजीव रेड्डी मतलब नीलम संजीव रेड्डी जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? ठीक है, तो किसके पास होता है? देखिए जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा का पादेन अध्यक्ष होते हैं। जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा का क्या होते हैं? पादेन अध्यक्ष होते हैं। तो इन्हीं के पास, राज्यसभा के पास ये पावर होता है कि इनको अपने पद से हटा सकते हैं। इनका कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व इनको पद से हटाने का अधिकार किसके पास होता है? राज्यसभा का होता है, क्योंकि इसके क्या होते हैं? पादेन अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो कई बार क्वेश्चन समझा दिए हैं। देखिए राष्ट्रपति पूछेगा तो 55 होगा, राष्ट्रपति पूछेगा 55 और उपराष्ट्रपति पूछेगा तो 66 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? अभी बताए हैं, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और राष्ट्रपति पूछेगा तो राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 12 है। कितनी है? 12 है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्य अगर सेवानिवृत्त होते हैं? पहले हम समझाए थे 1/3 होती है। कितना होते हैं? 1/3। देखिए क्योंकि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 होता है, तो पहले साल 1/3 जाएंगे, सॉरी 2 साल में कितने जाएंगे? 1/3 जाएंगे, फिर अगले 2 साल में 1/3 जाएंगे, फिर लास्ट वाले 2 साल में कितने? 1/3 जाएंगे। इस तरह पूरा क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। अगला है, राज्यसभा के पादेन अध्यक्ष कौन होते? तो बताए हैं कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं क्या होते हैं? राज्यसभा के पादेन अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु है, तो राज्यसभा के लिए कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। और लोकसभा के लिए कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। अगला है राज्यसभा सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु, वही क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? तो इस डेट को आप याद कर लीजिएगा, 13 मई 1952 को की गई थी। और लोकसभा के बारे में पहले बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम संख्या क्या है? लोकसभा के लिए कितना है? 25 वर्ष। कितना है? 25 वर्ष। देखिए एक ही क्वेश्चन कई टाइप से घुमा के पूछा है अलग अलग एग्जाम में। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो 1 घंटा होता है। शून्यकाल की अवधि कितना होता है? 1 घंटा होता है। इसके बारे में देख लीजिए। शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए उठाया जाए तो क्या होता है? शून्यकाल होता है। इसका समय कितना होता है? 1 घंटा होता है। और ये 12 बजे से 1 बजे के बीच का जो समय होता है वही क्या होता है? शून्यकाल होता है। अगला है कि वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो इस संख्या में 1971 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 1971 से इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र है कितना? 543। ठीक है, कितना है? 543। देखिए इसमें 2 प्रकार से पूछता है। लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र वर्तमान में कितना? 543 है। अधिकतम कितना हो सकता है? 552। अधिकतम कितना हो सकता है? 552 हो सकता है, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 543 है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा है कि संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकतनी संख्या, अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है, लेकिन निर्वाचन क्षेत्र इस समय कितना है? वर्तमान में 543 है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित? अभी बताए थे कितना होता है? 131 होता है। एससी के लिए कितना होता है? 84। एससी के लिए कितना होता है? 84। और एसटी के लिए कितना बताए थे? 47 होता है। कितना होता है? 47। इसको हम आपको ट्रिक द्वारा बता देते, जोड़ेंगे 7 4 11 हो जाएगा और 4 बार 1 13। कितना हो जाएगा? 131 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? यानी लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलकर। बताए थे गणेश वासुदेव मावलकर इनका पूरा नाम था। इस समय 17वीं लोकसभा चल रहा है, जिसके अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सर्वाधिक रहा? तो कैसे कौन से लोकसभा अध्यक्ष थे जिनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा? तो बलराम झाकड़, यानी जिसके पास ज्यादा बल होगा और सबसे समय तक लोकसभा अध्यक्ष रहा होगा। ऐसे आप ट्रिक से इसको याद कर लेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? तो लोकसभा कितने हैं? 80 हैं। और राज्यसभा कितने हैं? 31 है। राज्यसभा पूछेगा 31। ये भी देखिए क्वेश्चन कई बार रिपीट किया हुआ है। अगला है कि राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो कौन होता है? राज्यपाल होते हैं। ठीक है, संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? जैसे देश का पूछे, देश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। उसी प्रकार राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? अभी आपको हम ठीक से बताए थे, तू भी मजाक कर से क्या था? कर्नाटक था। तो कौन सा हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसी सजा माफ करने या सजा में हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त दे दिया है? अनुच्छेद 161। तो आप गलती से भी राष्ट्रपति नहीं करेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति किसमें है? 72 में है। अभी हम पहले ही क्वेश्चन में बताए थे कि राज्यपाल के भी पास ये सजा माफ करने की शक्ति होती है किस अनुच्छेद में? 161 में। तो कौन सा इसका सही हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो देखिए राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के खिलाफ चला सकते हैं, विरुद्ध चला सकते हैं, मुख्य न्यायाधीश और उपराष्ट्रपति तीनों के विरुद्ध चला सकते हैं। लेकिन जो राज्यपाल हैं ये क्या होते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। तो राष्ट्रपति जब चाहेगा हटा देगा, तो वहां अभियोग चलाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कौन सा हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला है कि भारत के किस राज्य के राज्यपाल के पद को आधिकारिक कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यपाल का
कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। देखिए कार्यकाल होता तो 5 वर्ष, लेकिन होता क्या है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अगर राष्ट्रपति चाहे तो हटा भी सकता है इनको 5 साल पहले। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो देखिए यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछता है, स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ये सरोजिनी नायडू थी। अगर पहला दूसरा वीडियो देखे होंगे उसमें भी हमने एक क्वेश्चन बताया था। कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। और किस प्रदेश की थी? ये उत्तर प्रदेश की थी। ध्यान रखिएगा, ये किस प्रदेश की थी? उत्तर प्रदेश की थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन सा होता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि पहला दूसरा वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, को विधानसभा का 17 आसन करने की शक्ति होती है? तो विधानसभा का 17 आसन करने की शक्ति किसके पास होती है? जैसे देखिए लोकसभा का 17 आसन करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। उसी तरह विधानसभा का 17 आसन करने की शक्ति किसके पास होती है? राज्यपाल के पास होती है। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आज का सेशन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।